हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे अप्रोचेस टू असेसमेंट में यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एंशिएंट इंडियन असेसमेंट टेक्निक्स। कि असेसमेंट मतलब मूल्यांकन करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करी जाती थी एंशिएंट पीरियड टाइम में। इट मीन्स हम बात करेंगे स्पेशली बुद्धिस्ट पीरियड की, और आप बोल सकते हो जैनिज्म पीरियड की और हिंदुज्म पीरियड की। ओके, सो वैदिक एरा जैसे बोलेंगे, इन सब पीरियड के बारे में बात करेंगे कि इस टाइम में एजुकेशन कैसे परसीव करी जाती थी और उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता था, स्पेसिफिकली उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और सबसे पहले याद रखिएगा कि आपकी जो स्लाइड्स होंगी सारी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगी। ओके, इंग्लिश मीडियम में भी होंगी और हिंदी मीडियम में भी होंगी। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी मीडियम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर समझ लीजिए इस पूरे स्लाइड्स को। ओके, मेरी वीडियो के थ्रू। सो स्टार्ट करते हैं एंशिएंट इंडियन असेसमेंट टेक्निक्स। तो सबसे पहले एंशिएंट इंडियन एजुकेशन प्लेस्ड स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो अगर हम बात करें मोटा मोटा तौर पे, तो असेसमेंट जो है पुराने समय में वैदिक काल में या बुद्धिस्ट पीरियड में, जैनिज्म पीरियड पे असेसमेंट की जाती थी फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, ताकि किसी भी जो विद्यार्थी है उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, वो उसका कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, कि वो अच्छे वैल्यूज़ उसके अंदर हो, मोरल वैल्यूज़ हो, एथिकल ड्यूटीज़ वो निभाए। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इट मीन्स कि उसको जीवन पर्यंत की लर्निंग सिखाई जाती थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज आ गया कल भूल गए, नहीं, वो उसे हमेशा अपने जीवन भर याद रखे, ऐसी लर्निंग कराई जाती थी। और इसी चीज़ का क्या होता था, असेसमेंट इसी चीज़ पे जोर देती थी इंडियन एजुकेशन, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन। ओके, so the assessment technique used in ancient India were quite different from the standardized testing method used today. तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है आजकल की टेक्निक से पुरानी टेक्निक्स जो इंडिया में फॉलो होती थी। ओके, सो इंस्टेड ऑफ एग्जाम फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन, कि सिर्फ रोट मेमोराइजेशन पे, जैसे आज की जो टेक्निक्स असेसमेंट की क्या है, आपको रट्टा लगवाते हैं चीज़ों का, आपको सिलेबस दे दिया जाता है, आपको वो याद करना होता है, पेपर में वो लिख के आना होता है, आज याद है कल भूल जाओगे। तो इस सब चीज़ों पे फोकस नहीं करती थी, बल्कि किस पे फोकस करती थी, पर्सनलाइज होती थी। लोग, बच्चे जो है अपने लेवल पे असेसमेंट देते थे, या फिर जितना उन्हें आता है वो उतना बताते थे, फिर उनको और भी ज़्यादा उनके लिए शिक्षा प्रदान की जाती थी ताकि वो माहिर हो जाए उसमें। प्रैक्टिकल होती थी। ओके, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो होता ही था, बट की प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा होती थी उस टाइम में लर्निंग। और स्पिरिचुअलिटी अलाइंड होती है कि आपको अध्यात्म की तरफ कैसे ले जाया जाए, उस पे बेस्ड होती है। ओके, तो यहाँ पे यही लिखा है कि समग्र विकास की जो शिक्षा थी पहले थी चरित्र निर्माण और आजीवन सीखने पर जोर दिया जाता था। फिर प्राचीन भारत में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकें आज प्रयुक्त मानकीकृत परीक्षण विधियों से काफ़ी भिन्न थी। ओके, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट था जो आज की जो टेक्निक्स हैं वो पुरानी टेक्निक्स से असेसमेंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सबसे पहली टेक्निक, दैट इज ओरल रेसिटेशन एंड रिपीटेशन। तो आपको चीज़ें सबसे पहले अगर आप बात करो, तो असेसमेंट ही नहीं, पढ़ाया भी आपको ओरल वे में जाता था एंशियंट पीरियड में। ओके, मोस्टली जो चीज़ें दी गई थी आपकी वो ओरल वे में ही दी गई थी। ओके, सो टेक्निक्स क्या थी, स्टूडेंट जिसको शिष्य बोलते थे, वर असेस्ड थ्रू ओरल रेसिटेशन ऑफ वैदिक टेक्स्ट, सूत्रास और फिलोसॉफिकल टीचिंग। तो जो सूत्र लिखे हुए थे या फिर जो वैदिक टेक्स्ट थे, उनका असेसमेंट कैसे होता था, बच्चे उनको, जो स्टूडेंट्स थे, वो ओरली बोलकर सुनाते थे अपने गुरु को। ओके, गुरु मतलब टीचर। सो पर्पस क्या था, टू एंश्योर एक्यूरेट मेमोराइजेशन, प्रोनाउंसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अब ये बोलने का क्या मकसद था, कि बोल के वो सुनेंगे, ओरली सुनेंगे, वो वर्बली सुनेंगे मुख के द्वारा, क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन चेक करने के लिए कि वो कैसे बोल रहे हैं, क्या वो सही शब्द का निर्माण कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको याद भी है वो सारी चीज़ें नहीं, और उनकी अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए ओरल रेसिटेशन कराई जाती थी। ओके, सो उसके बाद मेथड क्या था, तो टीचर्स जो थे, जो गुरु थे, वो उसको बहुत ध्यान से सुनते थे, जो स्टूडेंट चैंट करता था, मतलब जो स्टूडेंट गाता था, बोलता था। ओके, एंड करेक्टेड एरर्स इमीडिएटली, और जो भी कोई गलती अगर वो कर देता था, तो जो गुरु थे वो तभी की तभी उसको सॉल्व कर देते थे। ओके, उनके जो एरर्स होते थे उनको सॉल्व कर देते थे उसी टाइम पे। तो ये हिंदी में है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, फिर उसके बाद है क्वेश्चनिंग एंड डिबेट, दैट इज शास्त्रार्थ एंड वध। ओके, सो ये क्या था क्वेश्चनिंग एंड डिबेट में, तो स्टूडेंट एंगेज इन फिलोसॉफिकल डिबेट्स और डायलॉग्स। तो पहले डिबेट्स भी कराई जाती थी, इसके थ्रू भी बच्चों का असेसमेंट कराया जाता था कि बच्चे कितने लायक हैं, कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा तो वो अपनी बात पे कैसे अपना सब लोगों का अटेंशन दिलवाएंगे, वो कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी लर्निंग के प्रति। ओके, सो स्टूडेंट जो है उनको फिलोसॉफिकल डिबेट्स और डायलॉग्स के बारे में
बताया जाता था। एग्जाम्पल न्याय, मीमांसा, ट्रेडिशंस, है ना, कि न्याय मतलब कि जहाँ पे लॉजिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करा जाता था, ठीक है, और मीमांसा ट्रेडिशंस पे ये सारी चीज़ें। सो पर्पस क्या था? टू असेस क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट। तो इसका पर्पस क्या था कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आपकी जो आलोचनात्मक जो आप बोल सकते हो चिंतन, उसको इंक्रीज करना, उसको असेस करना इसका पर्पस था। रीजनिंग कि आप कितने अच्छे से अपने तर्क रखते हो, अपने विचार रखते हो, और बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग की आपको इन डेप्थ नॉलेज हो जो भी आपको पढ़ाया गया उस सब चीज़ों की। तो इसमें टाइप्स क्या थे? एक तो वध था, वध जिसमें ऑनेस्ट या ट्रुथ सीकिंग डिबेट होती थी। वध में क्या होता था कि आपको जो भी बोलना है वो सत्य ही बोलना है, सच्चाई से और ईमानदारी से। जल्प, जल्प इज अ कॉम्पिटिटिव डिबेट कि आपका कॉम्पिटिशन होता था, जैसे आज भी होता है ना कॉम्पिटिशन, बच्चों का डिबेट कॉम्पिटिशन, ऐसे ही। फिर है वितांड। वितांड क्या था? डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विदाउट ऑफरिंग अ काउंटर व्यू, कि यहाँ पे आपको मतलब बिल्कुल लड़ाई वगैरह करके, लड़ाई इन द सेंस की बातों से आपको अपनी बात रखनी है, चाहे वो सच हो झूठ हो, आपको बस अपनी बात रखनी है, बिल्कुल ऐसे थोड़ा शक्ति में आगे, पावरफुल वे में, ओके। तो ये 3 तरह की क्या होती थी? डिबेट्स होती थी उस टाइम पे, एंशिएंट पीरियड टाइम पे, जिनसे असेस किया जाता था बच्चों को। तो हिंदी में है, इसकी कर लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट, ओके। फिर है उसके बाद ऑब्जर्वेशन बेस्ड असेसमेंट। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड असेसमेंट है गुरु continuously observe students behavior, discipline, service, that is सेवा, एंड पार्टिसिपेशन इन डेली रूटीन। तो उनका फिर तीसरे टाइप का असेसमेंट क्या था कि वो जो गुरु थे वो ऑब्जर्व करते थे बच्चों को। गुरुकुल होते थे पहले तो, है ना, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, वहाँ पे बच्चे रहते थे हमेशा के लिए, जब तक उनकी शिक्षा कंप्लीट नहीं हो जाती थी, वहाँ पर आगे पढ़ते थे। तो वो टेक्निक क्या थी कि गुरु उनको कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करते थे कि क्या चीज़ें वो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ना, उनके डेली रूटीन में कैसे काम कर रहे हैं, सर्विस अच्छे से दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ना, सेवा अच्छे से कर रहे हैं, बिहेवियर कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है उनका, और डेली रूटीन में उनका क्या पार्टिसिपेशन है। सो पर्पस क्या है? टू असेस मोरल, स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ। तो इसका पर्पस था कि क्या असेस करना, क्या मेजर करना, मोरल, उनकी मोरल डेवलपमेंट के बारे में, कि उनमें कितनी नैतिकता है, स्पिरिचुअल, ओके, वो कितने आध्यात्मिक हैं, और पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करता था क्या? आपकी ऑब्जर्वेशन बेस्ड असेसमेंट। सो मेथड क्या था इसमें? नो रिटर्न ग्रेड्स, की अब की तरह कोई भी रिटर्न ग्रेड्स नहीं दिए जाते थे कि अगर आपने अच्छा किया तो आपको A+ मिल गया, अगर आपने अच्छा नहीं किया तो B मिल गया आपको, है ना, और अगर आपने बहुत गंदा किया तो D मिल गया, C मिल गया। तो ऐसा कुछ नहीं था। प्रोग्रेस वॉज ऑफन असेस क्वालिटेटिवली थ्रू इंटरैक्शन एंड फीडबैक। तो आपको तभी की तभी फीडबैक दे दिया जाता था, और बिल्कुल प्रॉपर इंटरैक्शन के साथ। ये गुरु हमेशा उनको कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करते थे बच्चों को, क्योंकि वो उनके साथ ही रहते थे, ओके, साथ ही रहते थे गुरु और शिष्य, तो वो उनको ऑब्जर्व करते थे। और अगर कोई भी उन्हें दिक्कत लगती थी, दैट इज गुरु को, है ना, कि उनको लगता था कि ये चीज़ें सही नहीं हो रही, तो वो तभी की तभी उनको फीडबैक के थ्रू बताते थे कि क्या चीज़ें सही नहीं है, ओके। तो ये हिंदी है, कर लीजिएगा इस स्क्रीनशॉट, ओके। सो उसके बाद है फोर्थ इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल्स। की अब फोर्थ तरीका क्या था कि आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो निपुणताएं हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ। अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप अच्छे सही, मतलब आपने सीख लिया है, नहीं किया है तो आपको दोबारा से प्रैक्टिस कराई थी। तो प्रैक्टिकल फील्ड जैसे कि आयुर्वेद, म्यूजिक, क्राफ्ट, मार्शल आर्ट, स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोफिशिएंसी थ्रू देयर प्रैक्टिस, कि अपनी जो प्रोफिशिएंसी थी, अपनी जो निपुणता थी, वो कैसे दिखाते थे? वो प्रैक्टिस करके, मतलब उस चीज़ को बताकर दिखाते थे। सो उसके बाद पर्पस क्या है? मास्टरी वो शोन बाय डूइंग रादर देन टेस्टिंग, कि कितने वो मास्टर हैं उस चीज़ में, है ना, वो किसके थ्रू दिखाई जाती थी? कि वो करके दिखाएं। मतलब जो हम आज लर्निंग बाय डूइंग वाला मेथड पढ़ते हैं ना, वो पहले ऑलरेडी होता था हमारे इंडिया में, बट ये जो अंग्रेजों वाली शिक्षा आई थी उसके बाद सब कुछ अलग हो गया, है ना। तो मास्टरी जो है वो कैसे शोन करी जाती थी, कैसे दिखाई जाती थी कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं, ओके, ना कि टेस्ट करके। एग्जाम्पल जैसे आयुर्वेदिक स्टूडेंट माई डायग्नोज एंड ट्रीट पेशेंट अंडर सुपरविजन। जैसे आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स का क्या काम था? वो कैसे दिखा सकते थे कि वो अच्छे एक डॉक्टर बन चुके हैं, या फिर आयुर्वेदिक, उनको आयुर्वेदिक की नॉलेज हो गई है, तो वो पेशेंट को ठीक करते थे, डायग्नोज करते थे अंडर देयर सुपरविजन, ओके। उसमें गुरु भी होते थे, वहाँ पे देखते थे उन्हें कि वो सही चीज़ें कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो उससे वो उनका असेसमेंट लेते थे। आफ्टर दैट इज स्क्रिप्चुरल इंटरप्रिटेशन, मतलब पथ एंड भाष्य। तो इसमें क्या था? सीनियर स्टूडेंट वर आस्क्ड टू इंटरप्रेट स्क्रिप्चर्स एंड कंपोज कमेंट्रीज। सीनियर स्टूडेंट से बोला जाता था कि जो स्क्रिप्चर्स है, जो ग्रंथ हैं, उनको आप ट्रांसलेट करो, उनको आप अपने वाक्य में बताओ, ओके।
आप क्या समझते हो इस सब चीज़ों के बारे में, आप शॉर्ट तरीके से इसे बताओ बच्चों को। टू इवेलुएट कॉम्प्रीहेंशन एंड ओरिजिनल थिंकिंग, तो ये इसका पर्पस क्या था कि उनको कितनी चीज़ें समझ आई, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करने के लिए, और ओरिजिनल थिंकिंग की वो उस चीज़ को पढ़कर कैसा सोचते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है उस बिहाफ पे, वो सारी चीज़ें। असेसमेंट वॉज बेस्ड ऑन क्लैरिटी, कि वो कितने क्लियरली उस चीज़ को बोल रहे हैं, उसमें लॉजिक कितना है ना, तर्क कितना है उसमें, और अलाइनमेंट विद ट्रेडिशन, की जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, इससे उनका असेसमेंट होता था। आफ्टर दैट इज द, ये हिंदी में है, ओके। नेक्स्ट इज गुरुज पर्सनल जजमेंट, तो इट मीन्स की टेक्निक्स क्या थी, द टीचर डिसाइडेड व्हेन अ स्टूडेंट वाज रेडी टू ग्रेजुएट और टेक ऑन टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि इसमें क्या थी कि टीचर डिसाइड करता था कि स्टूडेंट कब ग्रेजुएट होगा, मतलब कब उसकी जो शिक्षा है वो खत्म होगी, और वो फिर टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ले, कि अब वो पढ़ाने लग जाए, मतलब अब वो शिष्य की जगह गुरु बन जाए, तो वो टीचर पे डिसाइड होता था, मतलब आपके गुरु पे ही डिसाइड होता था कि कब वो मानेंगे कि आप अव्वल हो किसी शिक्षा में, वो जो शिक्षा प्रदान करें आपको। तो पर्पस क्या था, डिसीजन वाज बेस्ड ऑन ईयर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड स्टूडेंट मैच्योरिटी, कि स्टूडेंट का मैच्योरिटी लेवल कितना है, वो कितना परिपक्व है, या फिर बहुत सालों तक उसको ऑब्जर्व करके शिष्य गुरु बनाया जाता था किसी शिष्य को। ओके, सर्टिफिकेशन कैसे देते थे, ऑफन इनफॉर्मल, ऐसा नहीं था आज की तरह जैसे आपको डिग्री पकड़ा दी, आपको बड़ी बड़ी लिखी 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 हुई है ना। तो इनफॉर्मल तरीका था, ब्लेसिंग और पब्लिक एक्नॉलेजमेंट रादर देन फॉर्मल सर्टिफिकेट, ये बोल ही देते थे कि इसकी शिक्षा प्राप्त हो चुकी है, अब ये बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब इसके अंदर स्किल्स आ गई है, फिर लोग उनके कहने से ही उनको शिष्य गुरु मान लेते थे। ओके, तो सर्टिफिकेशन के लिए ऐसा कोई कागज और पेन पत्र और वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती थी। ठीक है, हिंदी में है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन, सेवंथ है। तो टेक्निक क्या थी, स्टूडेंट वर एनकरेज टू इंट्रोस्पेक्ट थ्रू मेडिटेशन, राइटिंग एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो सेल्फ असेसमेंट में क्या था कि खुद बच्चे अपना खुद का मूल्यांकन करें, ओके, खुद पे चिंतन करें, खुद पे गहन चिंतन करें, कि वो देखें कि उनको क्या चीज़ें नहीं समझ आई है, क्या चीज़ें समझ आ रही हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें समझनी ज़रूरी है। ओके, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद को एक तरह से खुद को समझे, तो वो किसके थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, कि वो अपनी सेल्फ डायरी जो हम बोलते हैं ना, डायरी लिखा करो, तो वो इसलिए होते हैं ताकि आपको खुद के बारे में जानने का मौका मिले, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके। तो पर्पस क्या था, टू डेवलप इनर अवेयरनेस एंड असेस वंस ओन प्रोग्रेस, कि इसका पर्पस क्या था कि आप क्या करो, टू डेवलप इनर अवेयरनेस, कि आप जो अपने अंदर की, जो आपके अंदर अवेयरनेस है, आपको अपने अंदर की जो नॉलेज है वो डेवलप कर सको, और एसेस कर सको अपनी खुद की प्रोग्रेस, है ना, कि पहले आप कितने कम, मतलब आपको कितनी कम नॉलेज थी, अब आपकी जो नॉलेज है वो कितनी इंक्रीज हो चुकी है, कौन से एरियाज है जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल क्या था, जैसे बुद्धिस्ट मोंग प्रैक्टिस विपासना टू इवेल्युएट देयर ओन मेंटल एंड एथिकल डेवलपमेंट, कि जो बुद्धिस्ट मोंग हुआ करते थे, बुद्धिस्ट के जो मोंग होते थे या साधु होते थे, तो वो विपासना करते थे। विपासना मतलब क्या, कि आप खुद के बारे में ही जानो, ओके, जैसी लाइफ है वैसा ही उसको देखो, ये जो मोह माया है इन सब चीज़ों से हटकर। ठीक है, तो विपासना के सेंटर बहुत सारे हैं आज भी, इंडिया में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी। ओके, तो विपासना एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे आपको मेडिटेशन सिखाया जाता है, आपको बिल्कुल सात्विक भोजन खिलाया जाता है, वहाँ पे आपको जो वर्ल्डली जो नेचर है, या फिर आप बोल सकते हो कि वर्ल्डली जो दुनिया है, इससे बिल्कुल दूर रखा जाता है, और आपको मेडिटेशन के थ्रू सारी चीज़ें सिखाई जाती है, आपको आपके अंदर शांति, आपका खुद असेसमेंट कर सको, वो सारी टेक्निक्स आज भी हैं। ओके, सो ये किड्स लिए था ताकि वो खुद के बारे में जान सके, ऑन मेंटल एंड एथिकल डेवलपमेंट के बारे में। ओके, हिंदी में है ये विपासना। ओके, सो स्टूडेंट, ये थी कुछ टेक्निक्स, हमने 7 टेक्निक्स पढ़ी एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम की, कि जिससे असेसमेंट करा जाता था पुराने समय में। और पुराने समय में कौन कौन से समय में, एक तो बुद्धिस्ट पीरियड में, एक वैदिक काल में, और एक जैन पीरियड में। तो बेसिकली ये टेक्निक्स फॉलो होती थी पहले एंशियंट इंडिया में, जो पुराना इंडिया था उसमें। अब जो टेक्निक्स फॉलो होती है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।